जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, रटना मना है सीरीज का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। सुबह से लगभग 4-5 वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड हुआ है, किसी का नोटिफिकेशन नहीं गया, लेकिन जो लोग व्हाट्सअप पे थे उनको मिल गया है, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी सवालों में कहा गया है कि भुगतान शेष के चालू खाता एवं पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भुगतान शेष के चालू खाता एवं पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। समझेंगे आसान भाषा में। मान लीजिए कि एक देश एक घर है। एक देश जो है एक घर की तरह है। इस घर में रोज़मर्रा का खर्चा भी होता है, ठीक है, और कभी कभी ज़मीन मकान या कर्ज लेने देने का काम भी होता रहता है। कभी कभी ये ज़मीन खरीदेगा, कभी कभी ये ज़मीन बेचेगा, कभी कभी इसको कर्ज लेने का भी ज़रूरत पड़ सकता है। किसको? देश को। देश क्या है? एक घर की तरह। एक घर में क्या क्या चीज़ होता है? एक घर में रोज़मर्रा की खर्चे होते हैं। कभी कभी वो अपना कहीं का ज़मीन बेच देता है, कभी कभी जो है अपना मान के चलो कि इतना बड़ा में मकान बना हुआ है तो इतना सा ज़मीन को बेच दिया, या फिर कभी कभी बगल वाला ज़मीन को खरीद करके अपने में मिला लिया। ठीक है, इस तरह से होता रहता है। ठीक है, कभी इसको ज़रूरत पड़ गया इस मेंबर को कर्जा लेने का तो वो कर्जा भी ले सकता है। तो ये एक देश की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक देश एक घर की तरह है और इस घर में इतनी सारी घटनाएं होती है। ठीक है, अब कहानी से समझिए कि घर का रोज़ खर्चा जैसे राशन, बिजली, पानी, चालू, ठीक है, ये सब क्या है? चालू खाता है। रोज़ खर्चा जो आता है ये चालू खाता में आता है। ठीक है, और घर में ज़मीन खरीदना, मकान बेचना, लोन लेना देना, ये सब क्या हो जाएगा? पूंजी खाता। इसमें मोटा पैसा लगता है, पूंजी चाहिए इसके लिए। बात समझ में आई? तो इसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, और इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, एग्ज़ाम के लिए आपको आंसर लिखना है कि चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात तथा आय और स्थानांतरण से जुड़े लेन देन शामिल होते हैं। बात समझ में आई? चालू खाता में वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात तथा आय और स्थानांतरण, जो खर्चा आना जाना होता है, उससे जुड़े लेन देन शामिल होते हैं। पूंजी खाता में पूंजी से संबंधित लेन देन जैसे कि बड़ा बड़ा ऋण, निवेश और संपत्ति के लेन देन शामिल होते हैं। ठीक है, वहीं चालू खाता के लेन देन प्रवाह स्वरूप के होते हैं, यानी कि बहता चला जाएगा। चालू खाता में खर्चा होते रहता है, जबकि पूंजी खाता का लेन देन स्टॉक के स्वरूप में होते हैं, यानी कि एक तरह से निश्चित होता है, जमा के तौर पे होता है। आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए उत्तर मैंने यहाँ पर बनाया है। ओके, दूसरा सवाल है आपका कि व्यापार शेष और चालू खाता शेष में अंतर बताना है आपको। ठीक है, अब वो जो कहानी आपने सुना था घर वाला, अब उसी घर की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हुआ था। पहले कहानी समझते हैं। कहानी क्या था कि घर ने सिर्फ सामान खरीदा और बेचा। घर ने क्या किया? सिर्फ सामान खरीदा और बेचा अगर, तो वो व्यापार शेष हो गया। बात समझ में आया? घर ने अगर सिर्फ सामान को खरीदा और सामान को बेच दिया तो वो सिर्फ व्यापार शेष कहलाएगा। ठीक है, एक तरह का व्यापार कर रहा है वो। घर ने सामान के साथ साथ नौकरी से कमाई, मतलब घर ने सामान के साथ साथ नौकरी से कमाई भी, नौकरी कर रहा है कहीं पे, कमाई भी की, ब्याज तोहफे भी जोड़ दिए उसमें, तो वो चालू खाता शेष हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा? चालू खाता शेष कहलाएगा। ओके, अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे भैया आंसर इसका? देखो, व्यापार शेष में केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। वस्तु कितना आया कितना गया ये शामिल होता है। चालू खाता में शेष वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात के साथ साथ आय, निवेश और स्थानांतरण भी शामिल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार चालू खाता शेष का दायरा व्यापार शेष से अधिक व्यापक होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल था आपका कि तैरती विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। तैरती विनिमय दर क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। कैसे करेंगे समझिए। अब मुद्रा की कहानी को समझना है हम लोग को अच्छे से। कैसे समझेंगे? देखिए, पहले कहानी को समझिए, फिर आंसर दिखाएंगे आपको, एग्जाम वाला आंसर। ठीक है, आइए देखिए, जैसे बाजार में सब्जी का दाम कभी बढ़ता है और कभी घटता है, वैसे ही विदेशी मुद्रा का दाम भी मांग और आपूर्ति से तय होता है।
जितना उसका डिमांड होगा उतना ही उसका वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड उसका घटेगा वैल्यू उसकी घटेगी। ठीक है, जैसे सब्जी का दाम होता है। सरकार इसमें दखल नहीं देती है, इसमें कुछ भी होगा वो सरकार दखल नहीं देगा, वो मार्केट के वैल्यू पे निर्भर करेगा। बात समझ में आई? अब एग्ज़ाम के लिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर देखिए, तैरती विनिमय दर वह विनिमय दर प्रणाली है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। कितना उसका डिमांड है कि नहीं है उसका पता चलेगा। ठीक है, इस प्रणाली में सरकार या केंद्रीय बैंक का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। अगर नियंत्रण होता तो हम अपनी मुद्रा का वैल्यू बढ़ा देते, ऐसा कुछ भी नहीं, वो मार्केट पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? मान लो कि हमारे देश में क्या चलता है, रुपया चलता है, हमने उसको अमेरिकी बाज़ार में भेज दिया। अगर अमेरिकी बाज़ार में हमारे रुपया का डिमांड ज़्यादा बढ़ा, सब लोग लेने लगे तो हमारा रुपया का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे मार्केट में ही हमारा वैल्यू नहीं वहाँ पे चल रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, तो रुपया का वैल्यू डाउन होगा। इसमें हमारी सरकार या हमारी बैंक कुछ नहीं कर सकती है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।